तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम बिजनेस लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर, जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस लॉ में जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कर रहे हैं तो सेक्शन 138 बच्चा कहता है सर ये हो जाए तो कमाल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं रखना है हमें। समझिए, इधर वो इंडोर्समेंट हो, इधर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स हो, सिर्फ हमें वो भी पता होना चाहिए। डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट पर कैसे होगी हमें वो भी समझ होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्टॉपल की, हमें उसकी भी समझ होनी चाहिए। डिसऑनर ऑफ चेक हमें वो भी समझना होगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा, जहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे कंसेप्चुअल रिवीजन आपको कराए। और एक बात जो हर सेशन में रिपीट कर रहा हूं कि जब हम इस डिटेल कंसेप्चुअल रिवीजन में है, दिमाग को बताना है बार बार क्या क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कंसेप्ट से बनते हैं। चाहे वो डायरेक्ट नेचर हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेचर का क्वेश्चन हो। कंसेप्ट जितना डेप्थ में, जितना डिटेल में कंसेप्चुअल रिवाइज करा जाएगा, पढ़ा तो था ही, रिवाइज करा जाएगा, उतना बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। और वापस से रीड राइट परफॉर्म। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की आज के इस सेशन से। डिस्कस ब्रीफली द वेरियस मोड्स। क्वेश्चन देखिए, मजा भरपूर आता जाएगा। वेरियस मोड्स बाय विच द इंडिविजुअल लाइबिलिटी ऑफ several parties to a negotiable instrument is discharged। कृपया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है कब? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर में। मैंने कहा यार एक बात बताओ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एलिमेंट थे? मैंने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। समझते हैं ध्यान से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और चेक। मैंने कहा जरा सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि वो मोड्स क्या है जहां पर एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। उनका दिमाग लगाओ। एक चेक है, ध्यान से, एक चेक है, उस पर कुछ अमाउंट ड्यू है। मैंने कहा जरा बताओ उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कब होगी? उनका पे कर दे लाइबिलिटी डिस्चार्ज, एज सिंपल एज दैट। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसका ड्रॉअर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करा, ड्रॉअर ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, हाँ जी कबूल है, हम इसको 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। उस इंडिविजुअल की, उस ड्रॉई की लाइबिलिटी डिस्चार्ज समाप्त एंड कब होगी? मैंने कहा जब ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा तो डिस्चार्ज हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कैंसिलेशन में चला जाए, डिसऑनर हो जाए तो भी समाप्त हो जाएगी। या फिर कोई सेटलमेंट हो जाए तो भी समाप्त हो जाएगी। या रिन्यूअल हो जाए विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज तो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तो रिन्यू होगा तो नई लाइबिलिटी क्रिएट करी जाएगी। तो मामला बड़ा सिंपल है, बट एग्जामिनेशन में हमें कंटेंट लिखना होगा ना। आइए समझिएगा, वेरियस मोड्स बताने जहां पर एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटीज डिस्चार्ज होती हैं। सेक्शन 82 to 87 इसको कैरी फॉरवर्ड करता है। चलो, सेक्शन 82 to 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले डाउन द वेरियस मोड्स इन विच द इंडिविजुअल लाइबिलिटी ऑफ सेवरल पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। अब पॉइंटर लेके चलते हैं। सबसे पहले, when a party who is liable, जो पार्टी लाइबल है on a negotiable instrument cease to be liable, he is said to be discharged। अगर जो पार्टी लाइबल है, हमने बोला अब आपकी लाइबिलिटी सीज करी जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत इस पार्ट पर नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं? उस इंडिविजुअल की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। आगे बढ़िए। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बहुत बारीक लाइन है। एक इंडिविजुअल पर्सन के, एक इंडिविजुअल पार्टी के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट है उसकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी का डिस्चार्ज होना अलग है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही डिस्चार्ज होना अलग है। भाई आप बोलो चेक जो है डिस्चार्ज हो गया, चेक ही बेकार हो गया। हमने कहा नहीं, चेक नहीं बेकार हुआ, 3 महीने का टेन्योर था, अब नया चेक लिखा जाएगा, दोनों पार्टीज की आपस में कंसेंट होगी, या फिर पुराने चेक पे जो एग्जिस्टिंग चेक था उस चेक की पेमेंट कर दी जाएगी, तो लाइबिलिटी उस पर्सन की डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ है ना? आगे बढ़ते हैं। व्हेन ओनली सम ऑफ द पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी बट अदर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल देयरऑन, इट इज ओनली अ डिस्चार्ज ऑफ सम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी। ज्वाइंट हम बात कर लेते हैं। अगर ज्वाइंट पर्सन है, जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट को ओनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उन्होंने किसी को बोला भाई साहब हम आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज का, इस प्रॉमिस नोट्स का, इस चेक का पेमेंट कर देंगे फर्दर, है ना, कि हम 3 महीने 2 महीने 6 महीने बाद जब भी है पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ABC हैं, करण बबन गगन 3 पार्टीज है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं अक्सर करके, है ना, PYQ चेक करिएगा। करण बबन गगन 3 पार्टीज बनी हुई है, बोलते जी हम आपको पेमेंट कर देंगे।
जिस पार्टी को पेमेंट रिसीव करना है उसने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया। क्या ये राइट्स उसके पास है? हमने कहा हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया क्या? किसी को पैसे नहीं देने? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, डिस्चार्ज अ पर्सन फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, एक व्यक्ति की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिस नोट्स अभी भी है। आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज क्या है आप एक बार में पढ़ेंगे, आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में बड़े प्यार से लिखेंगे क्योंकि मैं इतना हैवी कंटेंट आपको दूंगा। बट मेक श्योर आप अभी एट प्रेजेंट जब आप मेरे साथ 1-to-1 इस वक्त डिटेल कंसेप्चुअल रिवीजन ले रहे हैं, कॉपी में हेडिंग जरूर लिखें। जैसे हेडिंग है ना मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, तो पॉइंट नंबर 1 बाय पेमेंट, क्योंकि देखते साथ आपको याद हो जाएगा, बट इसको तो रीड करना ही पड़ेगा ना, तो तभी तो आप लिखोगे। आओ हम कहा जी कैसे डिस्चार्ज होगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसी एक पार्टी की लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगी? हमने कहा पहला पॉइंट है बाय पेमेंट, आप पेमेंट कर दो, लाइबिलिटी डिस्चार्ज। पढ़ते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ डिस्चार्ज सिंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अल्टीमेटली मींट, क्यों बनाया जाता है? फॉर पेमेंट। आप बात करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, आप बात करो प्रोमिसरी नोट की, आप बात करो चेक की, इन सभी का पर्पस क्या है? आप अगर इमेजिन करो तो अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, किसी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस दी, सिमिलरली आपको कोई प्रॉमिस नोट्स दे रहा है, आप किसी को चेक दे रहे हैं, इन तीनों का एंड गोल क्या है? मैंने कहा यार एंड गोल तो पेमेंट ही है, हाँ है ना, एंड गोल तो पेमेंट ही है। तो अगर हमें किसी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है तो द फर्स्ट मोड इज बाय पेमेंट। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ द अमाउंट जो कि ड्यू है ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू द होल्डर would result in the discharge of the parties to the instrument. Payment by the maker, drawee or acceptor would result in the discharge of the instrument. Those other parties who may also be liable on the instrument are also discharged. अगर पेमेंट होगी सारे डिस्चार्ज होंगे। When a negotiable instrument is payable to bearer, either because it is originally so made or there is an endorsement इन ब्लैंक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट ड्यू उसका जो पेमेंट हो रहा है, देयर ऑन इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, याद आ रहा है, टू द बियरर। सर हु इज द बियरर ऑफ द? हमने कहा बियरर वो है जो चेक को ले रहा है, लिए जा रहा है, भैया तुम लोगे तुम ले लो, भैया तुम लोगे तुम ले लो। अकाउंट पे चेक एंड क्रॉस चेक कैन नेवर बी बियरर चेक। बियरर चेक वो है कि आपको हमने चेक दिया, चेक के फ्रंट पे हमने साइन करी, चेक के बैक पे भी 2 साइन करी, बोला जाके पैसे विड्रॉ कर लेना, हमारे बिहाफ पे अकाउंट में आपको पैसा दे दिया जाएगा, बैंक आपको पैसा दे देगा। दिस कॉल्ड बियरर चेक, कि आपके पास से तो पैसा आपको, किसी और के पास से तो पैसा उसको। तो हु आर यू? मैंने कहा होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चा बोला आए, मैंने कहा याद करो रिकॉल करो, होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या चाहिए था? मैंने कहा पोजीशन, क्या चेक तुम्हारे पास है? हमने कहा हाँ जी है। पहला चाहिए था पोजीशन, दूसरा और कंसिडरेशन, क्या उस चेक का पैसा तुमको मिलने वाला? हमने कहा हाँ जी मिलने वाला है। तीसरा इन गुड फेथ, कि जो चेक हमारे पास है विदाउट एनी एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स हमको मिला है, हमारी पोजीशन में, हमारी ओनरशिप में है। तो 3 मेजर पॉइंट इज चेक। पहला पोजीशन है, हाँ है। क्या पोजीशन डिफेक्टिव? मैंने कहा नहीं डिफेक्टिव नहीं है। क्या कंसिडरेशन के लिए हमारे पास चेक है? मैंने कहा हाँ कंसिडरेशन भी आया हुआ है। क्या उसमें कोई एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स के लिए हम लायबल? हमने कहा वो भी नहीं है। तो चेक हमारे पास कैसा है? हमने कहा बियरर चेक है। अगर बियरर चेक है मतलब चेक हमारे पास है, हम लेके बैंक में लगाएंगे, हमें उसका पैसा मिल जाएगा अल्टीमेटली। समझना, मैंने तुम्हें एक चेक दिया, ध्यान से, मेरी तुम्हारे प्रति कोई लाइबिलिटी थी, मैंने तुम्हें एक चेक दिया जो कि बियरर चेक है, वो चेक तुम्हारी किसी और को लेके लाइबिलिटी तुमने उठा के उसको दे दिया, क्या वो अकाउंट से पैसे निकाल लेगा? मैंने कहा 100% हाँ है इसका जवाब। क्यों? मैंने चेक दिया है बियरर। Now the main point is, सर माई लाइबिलिटीज स्टिल एग्जिस्ट और माई लाइबिलिटीज डिस्चार्ज। तो तुम बोलो नहीं सर आपकी लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज हो गई ना। क्यों? बाय पेमेंट, क्योंकि हमने उसका पेमेंट कर दिया है। प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टीज लाइबिलिटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाय पेमेंट पहला पार्ट, जल्दी से बताइए। क्या सारे बच्चों के माइंड में ये पहला पार्ट फर्स्ट क्लास आ गया कि ओके इसका मतलब ये है? क्योंकि पहला पार्ट क्लियर तो बाकी तो हो ही जाएगा। पहला बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ, क्या पहला पार्ट क्लियर हो चुका है कि पेमेंट करो डिस्चार्ज होगी लायबिलिटी? क्या दिक्कत है?
कंफर्म हो गया? ओके, क्या बात है, क्या बात है। गुड वन। तो अभी हमने समझा जैसे बाई पेमेंट। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक हुआ बाई पेमेंट, ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं पॉइंट नंबर 2 पे बाई कैंसिलेशन, सोच के देखिए, अभी मैं इसको डिटेल भी करूंगा, चिंता मत करना, कि भाई हम ये कह रहे हैं आप पेमेंट कर दो, आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज है। हम ये कह रहे हैं आप कैंसिल कर दो, कैंसिल करो, इस पार्टी का पैसा चाहिए ही नहीं। तो अगर कैंसिलेशन में आ गया तो भी तो पार्टी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज। तीसरे नंबर पे हम कहा यार रिलीज करो, है ना, बाय रिलीज। यार एक पार्टी को क्या हम रिलीज कर सकते हैं? इमेजिन करिए, 3 पार्टीज हैं, 15,000 रुपए का पेमेंट ड्यू है। ध्यान से, 3 पार्टी है, 15,000 रुपए का पेमेंट ड्यू है, मतलब ए बी सी से 5,000 5,000 5,000 मुझे लेना है। मैंने कहा यार बी, तुम तो मौसी के लड़के हो, रिलीज, मौज मारो। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? आंसर इज यस। मुझे नहीं चाहिए उससे पैसे, मेरी मौसी का लड़का है यार, ऐसे थोड़ी होता है। हु इज मौसी? मैंने कहा अरे मम्मी जी की बहन हमारी, अब उससे हम पैसे लेंगे, रिलीज। तो अगर मैंने उस इंडिविजुअल पार्टी को रिलीज करा, तो क्या हम इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी फ्रॉम हिज लाइबिलिटी? द आंसर इज यस, बाय रिलीज। बाय कैंसिलेशन हमने कैंसिल कर दिया था, तो तब भी डिस्चार्ज हो जाएगा। चौथा, भाई मान लो जो हमारा मेजर कंटेंट है हमने उसमें अल्टरेशन कर दिया पैसे के मामले में, है ना, ये मेन हेडिंग है, अरे भी आगे कराऊंगा। जैसे ये था ना बाई पेमेंट, वैसे नोट करो, इसको कॉपी में लिखो, बाई मटेरियल अल्ट्रेशन। मैंने कहा पहले हेडिंग आपको बता दूं, आप कॉपी में, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो हैबिचुअली आप लिख लोगे, है ना, आप लिख लोगे थोड़ा भला हो जाएगा हमारा भी। बच्चा कहता हाँ ठीक है, मानते नहीं हो गुरुजी आप। चलो, तो पेमेंट बताया कि पेमेंट करो फ्री हो जाओ। अब कैंसिलेशन, रिलीज और मटेरियल अल्ट्रेशन देखेंगे। चलो, सेकेंड वन इज बाई कैंसिलेशन। अब ये कैसे होगा देखते हैं। इट मस्ट बी इंटेंशनली एंड अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ इट। आपको लिखना पड़ेगा कैंसल्ड। अरे सिंपल करो ना यार, मैंने तुम्हें चेक दिया, चेक दिया, चेक दिया, चेक दिया, चेक दिया, और चेक पे ऐसे लाइन खींच दी और लिख दिया कैंसल। व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा भाई साहब चेक का पेमेंट बैंक अब नहीं करने वाला। तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हें मान लो पैसा तुमसे मिलना था, तो उसकी लाइबिलिटी से मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड बाई कैंसिलेशन। आओ चेक करते हैं। अब हाँ, फेस ऑफ इट आपको वहां लिखना पड़ेगा। इट नीड नॉट बी एट और आफ्टर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी या एट मैच्योरिटी नहीं करना है। एनी पार्टी लाइबल ऑन अ बिल में बी डिस्चार्ज बाई इंटेंशनल कैंसिलेशन ऑफ हिज सिग्नेचर by the holder or his agent. In that case, any endorser who would have had a right or recourse against the parties whose signature is cancelled is also discharge. आगे बढ़िए। A discharge of a principal debtor will discharge the sureties। सोच के देखो ना, अगर प्रिंसिपल डेटर, समझते हैं, पर्सन ए ने पर्सन बी से एक लोन लिया, नहीं इजी करते हैं, पर्सन ए पर्सन बी की शॉप से सामान लेता था, लेता था, लेता था, लेता था, पहले तुम मानो खां सामान लेता था। पर्सन ए पर्सन बी की शॉप से सामान लेता था, लेता था, लेता, सामान ले रहा है पर्सन ए पर्सन बी की शॉप से, पर्सन सी गारंटी दे रहा है शॉप वाले को एज अ श्योरिटी कि टेंशन ना लो, आप इनको सामान दो। इफ इन केस कि अगर ये पेमेंट में फेल करते हैं, मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि मैं इनके फेलियर पर, इनके इंसॉल्वेंसी पे आपको पेमेंट कर दूंगा। अब इमेजिन करिए, अगर शॉप वाले ने, इन एनी केस शॉप वाले ने किसी भी टर्म कंडीशन सर्कमस्टांसेस में आके अगर पर्सन ए को कैंसिलेशन में डाला, लाइबिलिटी से फ्री करा, तो अगर प्रिंसिपल डेटर लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, तो क्या श्योरिटी को खंजर मार दिया जाएगा, श्योरिटी अपने आप फ्री हो जाएगा। दिस कॉल्ड बाय कैंसिलेशन एनी पार्टीज इज नॉट लाइबल अंडर दिस टर्म्स। आइए आगे बढ़ते हैं। द कैंसिलेशन ऑफ द ड्रॉर्स नेम डिस्चार्ज हिम एंड ऑल इंडोर्सर्स that of an endorser's name would not only discharge him but all persons subsequent to him, and the cancellation of the acceptor's maker's name would discharge all parties to the bill। बड़े प्यार से आइए मेरे साथ,
और यहीं पे चुपचाप ऐसे चुप्पे से किसी को बताइएगा नहीं, ऐसे लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट। बच्चा कहता अरे सर, मैंने कहा जरा सोचो सर, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है कि बच्चा लिख देगा बाय पेमेंट, बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज, बाय मटेरियल अल्टरेशन। इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट ने कहा कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, इनको दे देंगे, और हमारे बच्चे कह रहे हैं आप दे दो हम लगा देंगे। क्यों? सिंपल स्टेटमेंट। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन बनाया, तुमने इजीली फिगर आउट कर लिया ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का क्वेश्चन है। अब पढ़ना उसमें क्या, डिस्चार्ज ऑफ अ प्रिंसिपल, यहाँ से पढ़ना था ना, द कैंसिलेशन ऑफ द ड्रॉर्स नेम। समझो, ड्रॉर ड्रॉई समझते हो ना, ड्रॉर हु ड्राफ्ट द बिल, ड्रॉई हु एक्सेप्ट द बिल, ये तो बात है। कह रहे हैं जी द कैंसिलेशन ऑफ द ड्रॉर्स नेम, ड्रॉर के नेम का अगर कैंसिलेशन हुआ है उसको डिस्चार्ज करा गया है। अब जितने इंडोर्सर्स हैं, ऑल इंडोर्सर दैट ऑफ एन इंडोर्सर्स नेम वुड नॉट ओनली डिस्चार्ज हिम, सिर्फ उसको डिस्चार्ज नहीं होगा, उसके साथ साथ बट ऑल पर्सन्स सब्सिक्वेंट टू हिम, जो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड होंगे, सारे डिस्चार्ज होंगे। एंड द कैंसिलेशन ऑफ द एक्सेप्टर्स, अब जो हमारा ड्रॉई है एक्सेप्टर्स है, या फिर जो मेकर्स है प्रॉमिसरी नोट्स का, वुड डिस्चार्ज ऑल पार्टीज टू द बिल, सबको डिस्चार्ज होगा। कैंसिलेशन में सभी पार्टीज अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज जाती हैं। दिस इज कॉल्ड कि भाई साहब मोड्स ऑफ डिस्चार्ज में पहला था बाई पेमेंट, दूसरा था बाई कैंसिलेशन। तो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनी, वहां पे इंडोर्सर की बात कर रहे हैं, किसी सब्सिक्वेंट पार्टी की बात कर रहे हैं, ये लाइक कि भाई साहब सुनो, अगर 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 हमारा ड्रॉर, हमारा मेकर, हमारा एक्सेप्टर डिस्चार्ज है, तो कोई भी सब्सिक्वेंट पार्टी हो, वो इंडोर्सर हो, इंडोर्स को फर्क नहीं पड़ता, all the parties in terms of cancellation are discharged from his liability। समझा गया? बताना समझा कि नहीं समझा? बहुत बेसिक बात है, बट अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाएगी तो बच्चा ऐसे घूमेगा। हमने कहा पिक कर लो, कैंसिलेशन का टर्म निकला, क्या करना है, लाइबिलिटी से सारी सब्सिक्वेंट जो एसोसिएटेड कनेक्टेड पार्टी होंगी, सभी की लाइबिलिटी उसी मोमेंट पे डिस्चार्ज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन। अगर वर्ड मिल गया कैंसिलेशन, तुमने कहा अब तो कोई पार्टी की लाइबिलिटी नहीं, अरे यार इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया, लाइबिलिटी किस बात की, सोचो, समझ गए ना? हाँ जी, इसीलिए दोबारा बताया है, इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया, मैं कह रहा हूँ चेक है, चेक कैंसिल हो गया, किसकी लाइबिलिटी, किसके लिए और क्यों है? इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बचा, मैं कह रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो गया, अब कौन किसके लिए लाइबल होगा, कहाँ ढूंढते जाओगे, कैंसिलेशन, इसीलिए तो है। थर्ड, बाय रिलीज। आओ सेक्शन 82 सबसेक्शन बी में क्या बोला गया, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज, ध्यान दीजिए, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाई रिलीज, मुक्त हो जा। दिस प्रोविजन इंटेंडेड टू इंक्लूड ऑल केसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर एक्सेप्ट, कृपया ध्यान दें, एक्सेप्ट किसके अलावा है, किसके अलावा है, मैंने कहा कैंसिलेशन। कैंसिलेशन इसका एक्सेप्शनल केस है, अगर रिलीज करा जाता है तो वहाँ कैंसिलेशन का टर्म नहीं आ रहा है। इट मेनली कवर डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसके बीच, बिटवीन द पार्टीज, एंड इंक्लूड्स वेवर, जो वेव कर रहा है, रिलीज एंड अकॉर्डिंग एंड सेटिस्फैक्शन। सेक्शन 63 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर आ गया है, ध्यान दीजिए, ऑल्सो कंटेन्स provision to that effect, it provide that every promisee may feel relief कि हाँ भाई अब हमको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्या हम मौज सकते हैं, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मौज सकते हैं। तो बहुत बेसिक बात है, बट ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। मे डिस्पेंस ऑफ यू कैन से और रिमिट, ठीक है ना। तो बस इतना सा पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि कोई भी पार्टी होगी डिस्पेंस ऑफ रिमिट होगी, होली और इन पार्ट। कैसे होगी रिमिट, हमने कहा जी आप या तो होली होगी और इन पार्ट। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी मेकर को, किसी ड्रॉर को, किसी ड्रॉई को अगर आप रिलीज करते हैं उसकी खुद की लाइबिलिटी से, तो क्या ऐसे राइट्स आपके पास हैं, मैंने कहा बिल्कुल है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता था, मैंने कहा हाँ होता था। तुम लोग सर कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ होता था, मैंने कहा याद करो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की लाइबिलिटी हमें करनी है, प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी हमें रिलीज करनी है,
ज्वाइंट पेमेंट की बात करते थे हम लोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करते थे, ऐसा दिमाग में थोड़ा थोड़ा चलाओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक था, मैंने कहा हाँ था। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में मान लो 3 लोग हैं, 3 लोगों को ए बी सी को पेमेंट करनी है फर्दर किसी पार्टी को। उस पार्टी के पास क्या ये राइट्स है अंडर सेक्शन 63 कि वो ए बी सी में से किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की लाइबिलिटी को रिलीज कर दे, इधर होली पूरा पूरा अमाउंट रिलीज कर दे, इधर पार्शली कि भाई साहब आप 1/3 पैसा मत देना, बाकी पैसा आप दे दो, हाफ पैसा 50% मत देना, बाकी पैसा आप दे दो। क्या ये राइट्स उसके पास से? हमने कहा हाँ थे। तो एज अ पर्सन आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की लाइबिलिटी को रिलीज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रिलीज। टर्म्स लेते चलिएगा, रिलीज भी हो गया, एक पार्ट अभी 2-3 पार्ट और आएंगे ना। आहा क्या बात है, भारी क्वेश्चन। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया तो मजे हो जाएंगे तुम्हारे। बाय मटेरियल अल्ट्रेशन, अब जैसे बोल रहा है मटेरियल अल्ट्रेशन, अगर आप चेंजेस डाल देते हैं अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिस नोट्स में या फिर चेक में, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वहां पे कुछ बदलाव करिए। आइए देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज यूजलेस एंड इज डिस्चार्ज इफ, कब? इट इज मटेरियली अल्टर्ड। भाई अगर आपने वो चीजें बदल दी, मटेरियल अल्ट्रेशन इज वन, क्या होता है, विच कॉज द इंस्ट्रूमेंट टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज इन लीगल इफेक्ट्स फ्रॉम दैट विच ओरिजिनली स्पोक, और विच चेंजेस द लीगल आइडेंटिटी और कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईदर इन इट्स टर्म्स और द रिलेशन ऑफ द पार्टीज। अगर आपने टर्म्स बदले, पार्टीज बदली, तो जो मेन एग्रीमेंट था वो तो खत्म हुआ ना। तो हम बोल सकते हैं कि, अब याद करिए, अगर हम बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत थी? हमने कहा नहीं। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में हमने पढ़ रखा है नोवेशन, अल्ट्रेशन। तो हम उसमें बोलते थे अगर नोवेशन हुआ है मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। फिर हमने क्या बोला? अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स अगर हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पार्टीज बदल रहे हैं, अमाउंट बदल रहे हैं, कंडीशन बदल रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर बदल रहे हैं, तो अल्ट्रेशन हो गया। मटेरियल अल्ट्रेशन बोला है, निग्लिजिबल अल्ट्रेशन नहीं बोला, ध्यान रखना। अगर हमने पार्टी चेंज कर दी तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था बिकम्स, हमने कहा void। आगे पढ़िए। इन दैट केस it will be void as against every person who is a party to the bill at the time of such alteration if it is without his consent, but if it is was made in order to carry out the common intention of the original parties, the bill is not discharged। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपको एक प्यारा सा टर्म मिला है, इफ कॉमन इंटेंशन वॉज राइव्ड। अगर कॉमन इंटेंशन से उसको बदला जा रहा है तो बिल डिस्चार्ज नहीं हुआ है। लेकिन बट व्हाट इज अ मटेरियल अल्ट्रेशन, प्रश्न तो यही है। हमने कहा हो जरा, एनी अल्ट्रेशन ऑफ द डेट कम पेबल। हमने कहा भाई साहब इनको 5,50,000 रुपए देने हैं, उसने बदल दिया, इधर आओ, इनको 5,50,000 रुपए देने हैं, उसने कहा इनको 550 रुपया देंगे बस। उनको रे क्या किया ये? कहते हैं कुछ तो नहीं, 3 जीरो ही तो हटाया है। मैंने कहा रे जनाब ये अमाउंट पेबल था, मतलब ये लाइबिलिटी है। और आप क्या कह रहे हैं? अरे सर इसमें ऐसा क्या कर दिया, हमने बस थोड़ा सा मटेरियल अल्ट्रेशन ही तो करा है सर, इसमें इतना क्या नाराज हो रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी होता है, नंबर दीजिए ना। मैंने कहा अरे भाई साहब 5.5 लाख रुपए को तुमने 550 रुपए कर दिए और तुम करो इसमें क्या हो गया? दूसरा एग्जाम्पल पे टू गीता है ना, ये लाइबिलिटी टुवर्ड्स गीता थी और तुमने क्या कर दिया? मटेरियल अल्ट्रेशन है ना, तुमने क्या कर दिया? पे टू गीत। तुमने कहा अरे सर क्या ऐसा चेंज हो गया, सिर्फ ए ही तो नहीं लगाया। मैंने कहा ए ही तो नहीं लगाया, अबे जेंडर बदल दिया तुमने, फीमेल को मेल कर दिया। तुम कह रहे हो हमने सर ए ही तो नहीं लगाया। पार्टीज अगर चेंज हो गई विदाउट देयर कंसेंट,
अमाउंट पेबल वो चेंज हो गया विदाउट देयर कंसेंट, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम वैलिड, हाउ द इंस्ट्रूमेंट स्टिल एग्जिस्ट, कैसे बचेगा वो। तो हम बोल रहे हैं जी व्हाट इज मटेरियल अल्टरेशन, एनी अल्टरेशन ऑफ द डेट, डेट बदली, जो सम देना है वो बदला, टाइम ऑफ पेमेंट बदल दी, द प्लेस ऑफ पेमेंट बदल दी, एंड वेयर अ बिल has been accepted generally, the addition of the place of payment without the acceptor's assent, अगले आदमी से सहमति नहीं ली, इसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल अल्टरेशन। फाइनल टच लीजिए, अगेन अल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल विल नॉट डिस्चार्ज द बिल, मेक श्योर, ऐसे चुपचाप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट ने पूरा क्वेश्चन घुमा दिया और तुम्हें एक बार याद करना है, क्या पार्टीज बदली, हमने कहा नहीं, मैं लिखता हूं, इधर आओ, क्या चेक करोगे, चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स नोट करो, नोट करो, नोट करो, चेक पॉइंट्स, क्या पार्टीज बदली, क्या प्लेस बदला, क्या पेमेंट पेबल अमाउंट, तो पीपीपी से चला गया ना, वाह, क्या पार्टीज बदली, क्या प्लेस बदला, क्या पेबल अमाउंट बदला, और कुछ भी था, टाइम टाइम टाइम, क्या टाइम ऑफ पेमेंट बदला, चेक कर लो एक बार, प्लेस लिखा है, प्लेस लिखा है ना, ये सब क्या पार्टीज बदली, प्लेस बदला, पेबल अमाउंट बदला, टाइम फॉर पेमेंट बदला, और क्या ये बदला है विदाउट द एक्सेप्टर्स एसेंट, बस इतना चेक करो कि क्या बिना एक्सेप्टर के एसेंट के ये चेंज हुआ है क्या। अगर तुमने देख लिया अल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल, ये क्या है, हमने कहा भाई साहब ये है मटेरियल अल्टरेशन, है ना। अगर ये नहीं हुआ है, अगर ये नहीं हुआ है तो दिमाग को बताना है, इफ नॉट, ठहर जा वापस से, इफ नॉट, अगर ये नहीं हुआ है तो समझ लीजिए हम बोलेंगे बिल इज नॉट डिस्चार्ज। प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स, क्या सारे बंदों को ये मटेरियल अल्टरेशन वाले कंसेप्ट खड़ा एकदम मस्त क्लियर है क्या, जल्दी से मुझे बता दो, क्या सारे बच्चों को मटेरियल अल्टरेशन फर्स्ट क्लास आ गया है या संदेह बच रहा है, जल्दी जल्दी बोलो मुझे, सारे 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 बच्चे बताए, सेट है एकदम फर्स्ट क्लास सेट है, मान लूं मैं, एकदम पक्का मान लूं, पक्का कंफर्म है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, और जबरदस्त। चलो अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट, बाय नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें आपको एक क्रक्स चीज बताता हूँ, और मेरे साथ इसमें नोट करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करना। जैसे क्वेश्चन बोले बाय नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप बोलो जरा ढूंढो, होल्डर मस्ट प्रेजेंट इट फॉर एक्सेप्टेंस टू ड्राई विद इन रीजनेबल टाइम, क्या बोलेंगे, होल्डर प्रेजेंट द बिल टू एक्सेप्टर इन रीजनेबल टाइम, एंड दैट्स इट, इतना चेक कर लीजिए। मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा, मान लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आराम से रीड करो, क्या होल्डर ने एक्सेप्टर के सामने एक रीजनेबल टाइम पर उस बिल को प्रेजेंट किया है, अगर तो किया है फिर तो ठीक, अगर नहीं किया है डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, एंड दैट्स इट। पढ़ते हैं, आओ भैया आओ, सेक्शन 61 क्या कहता है, रिक्वायर दैट व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आफ्टर साइट, कृपया इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके पर्सपेक्टिव में है, आफ्टर साइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द आइज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जामिनेशन फॉर योर अटेम्प्ट। बिल आफ्टर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस नोट आफ्टर साइट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अभी कराएंगे भी। आओ
हाँ, क्या बोला गया, रिक्वायर दैट व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आफ्टर साइट इट्स होल्डर मस्ट प्रेजेंट इट फॉर एक्सेप्टेंस, होल्डर ने प्रेजेंट किया हो फॉर एक्सेप्टेंस टू ड्रॉई विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन। इफ ही मेक अ डिफॉल्ट इन मेकिंग सच प्रेजेंटमेंट, अगर उसने प्रेजेंट नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, द ड्रॉर एंड ऑल इंडोर्सर हु वर लाइबल टुवर्ड सच अ होल्डर आर डिस्चार्ज। समझा क्या, एक लाइन में, इफ ही फेल टू प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट करने में फेल हो गया, अगर प्रेजेंट करने में फेल हो गया तो हम बोलेंगे ड्रॉर एंड ऑल इंडोर्सर आर नाउ डिस्चार्ज। बच्चा कहता है होगा मन में, सर ठीक है सर बैच में है, नहीं तो अभी तक हमको लगता था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट्स टाइप्स, प्रॉमिसरी नोट्स है ना, एंड पार्टीज, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, चेक एंड इट्स टाइप्स, डिसऑनर ऑफ चेक, प्रेजेंटमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिलीवरी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। मैंने कहा ठहर जा भाई, ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। अगले पर आओ, बाय द होल्डर अलाउइंग द ड्रॉइंग ऑफ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। कितनी बढ़िया लाइन है। अगर होल्डर ने ये बोला है कि भाई साहब तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, अगले 70 घंटे ना 48 घंटे हैं, when the holder present the bill of exchange to the drawee for acceptance, the drawee is entitled to be allowed a period of 48 hours exclusive of public holiday to consider whether he will accept the bill or not. After the expiry of the period, अगर वो टाइम पीरियड 48 घंटे खत्म हो गए, होल्डर period of 48 hours, the holder is bound to demand back the delivery of the bill whether the same has been accepted or not. If the drawee does not return, अगर drawee ने रिटर्न नहीं किया, not return, तो bill duly accepted within 48 hours of the presentment, the holder should deem the bill to have been discharged. ठीक है भैया, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बड़े अच्छे से बात फिट हुई होगी कि हाँ यार मामला ठीक तो है ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, सेक्शन 93 का है, कराऊं? अरे बताओ जल्दी कराऊं, बहुत प्यारा क्वेश्चन सेक्शन 93 का, प्रॉमिस नोट से रिलेटेड, बहुत तगड़ा है। बच्चा बोलते प्रॉमिस नोट सेक्शन 93 में का, मैंने कहा रुक जाओ, नोटिस ऑफ डिसऑनर है वही कराऊंगा, जल्दी बताओ कराया जाए, अब मजा आएगा मजा। पता क्या, ये सब क्वेश्चन बच्चे ऐसे हैं ना जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर पेपर में आ गया तो तुम्हें ऐसा लगेगा काश एक बार इसको पढ़ लिया होता, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, है ना, समझ रहे हैं। आइए फिर करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। आप बस जब क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ, मेक श्योर के बार ऐसे रिकॉल करें क्या मैं इसका आंसर ड्राफ्ट कर पा रहा हूँ, मुझे मत बताइए चैट बॉक्स में, बस सोचिएगा, है ना। आइए मेरे साथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मजा आएगा। बाई एंड whom notice of dishonor shall be given। कौन नोटिस ऑफ डिसऑनर देने वाला है? ठीक है, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस? भाई साहब बहुत ही प्यारा सवाल है। इन जनरल हम देखें तो हमें लगता है कि ये तो हम कर लेंगे आसानी, इसमें क्या है, बट द पॉइंट इज कि अगर हमने आज से पहले इसको नहीं किया है, यकीन माने आप आंसर के कंटेंट सोच नहीं पाएंगे कि क्या लिखूं। हमको ये तो पता लग गया कि नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा, मैंने कहा जिसकी लायबिलिटी होगी वो दे देगा, जिसको पैसा लेने में जो पार्टीज होंगी उन्हीं में से तो कोई एक देगा। ए और बी आपस में है पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर पार्टीज ऑफ प्रॉमिस नोट्स, तो नोटिस ऑफ डिसऑनर फलाने लेके थोड़ी आएंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। बट द पॉइंट कौन देगा, उस नोटिस का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा एक बार पढ़ते एक बार में याद हो जाएगा। चलो चलो भाई चलो पढ़ते हैं। सेक्शन 93 डील विद द सब्जेक्ट विच रन एज फॉलोज। व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिसऑनर्ड बाई नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, भाई पेमेंट नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो हम बोलते डिसऑनर हो गया। द होल्डर देयर ऑफ और सम पार्टी देयर टू हु रिमेन्स लाइबल देयर ऑन, जो लाइबल है,
जो लाइबल हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मस्ट गिव नोटिस, उन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्त, नोटिस देना पड़ेगा दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर्ड टू ऑल अदर पार्टीज whom the holder seek to make several liable, जिसके लिए वो लाइबल है। आगे बढ़िए, thereon and to someone of several parties whom he seek to make jointly liable, अगर jointly liable है तो उनको देना पड़ेगा। समझा गया? तो और डीप में चलते हैं। nothing, आ जाओ, nothing in this section render it necessary to give notice to the maker of the dishonored promissory notes। कृपया ध्यान दीजिए, जो बताया जा रहा है खतरनाक है। हाँ जी, कह रही है कि सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया अलग से डिसऑनर प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में, और द ड्रॉई और एक्सेप्टर और द डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक फ्रॉम दिस सेक्शन वी सी व्हेन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना, इज डिसऑनर्ड ईदर बाई नॉन एक्सेप्टेंस और बाई नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं हुआ या भाई हमने बोला, हमने लिखा बिल एज अ ड्रॉर, ड्रॉई का काम क्या है, उस बिल पे एक्सेप्टेंस देना ना, यही तो काम है। उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, नाउ द बिल बिकम डिसऑनर। हमने लिखा चेक अगेंस्ट बैंक, हमने चेक ड्राफ्ट करा है, बैंक इस चेक का पेमेंट कर देगा। इफ बैंक रिटर्न द चेक, इफ बैंक नॉट एबल टू फंड द चेक, इफ बैंक जस्ट डिक्लाइन द चेक कि भाई साहब नहीं देंगे पैसा, रिफ्यूज टू पे द चेक, तो हम बोलेंगे यार चेक डिसऑनर हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, बात की बात है। बैंक नॉन पेमेंट की कंडीशन में, अगर बैंक आप में फंड नहीं है, साइन नहीं मैच, जो भी कंडीशन है, बैंक ने चेक का पेमेंट करने से मना कर दिया, नॉन पेमेंट ऑफ चेक, हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक। बट द पॉइंट इज नॉन पेमेंट, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और सम पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट हु इज लाइबल thereon must give notice to all other parties। समझते हैं, बड़े प्यार समझते हैं। हमने आपको चेक दिया, ध्यान सुनना, हमने आपको चेक दिया, हु इज द होल्डर ऑफ द चेक, आपने बोला सर आप, मतलब तुम हो, है ना, स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को चेक दिया, ध्यान सुनना, हाँ ऐसा होता नहीं बट सुन लो, टीचर ने स्टूडेंट को चेक दिया, हु इज द होल्डर ऑफ द चेक, हमने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट के बैंक में लगाया, बैंक ने पेमेंट करने से नॉन पेमेंट हो गया, पेमेंट करने से मना कर दिया, तो स्टूडेंट को पता लगा कि चेक डिसऑनर हो चुका है। हु इज द होल्डर ऑफ द चेक, मैंने कहा स्टूडेंट इधर आओ, क्या लिखा गया, नॉन पेमेंट, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और सम पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट हु इज लाइबल देयरऑन, जो लाइबल है, मस्ट गिव नोटिस टू ऑल अदर पार्टी हुम द होल्डर सीक टू मेक सबली लाइबल एंड टू समवन सेवरल पार्टीज, जो भी लाइबल होंगे, सेम स्टेटमेंट है, जो भी लाइबल होंगे उनको पेमेंट के थ्रू हमें नोटिस देना पड़ेगा कि आपका जो चेक आपने दिया था वो डिसऑनर हो गया है, दूसरा चेक दीजिए। समझना है क्या? तो और आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न क्या, ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस इज नॉट टू डिमांड पेमेंट। जो ऑब्जेक्ट नोटिस देने का है वो ये नहीं कि पैसा लाओ, नहीं, क्या है, फॉर द पार्टी गिविंग नोटिस बट टू वार्न द पार्टी नोटिफाइड ऑफ हिज लाइबिलिटी, कि तुम्हारी लाइबिलिटी अभी भी है सर, लाइबिलिटी है। अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अवेयर दैट ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू लिक्विडेट हिज लाइबिलिटी। बात बड़ी बेसिक थी, बहुत ही बेसिक बात थी, लेकिन अभी तक आपको दो बातें समझ आई हैं जो मैंने आपको बोला। टीचर ने, ध्यान सुनना, टीचर ने स्टूडेंट को चेक दिया, स्टूडेंट चेक बैंक लेके गया, यही तो बात हुई। बैंक वाले पेमेंट देने से मना कर दिया, बोला इनसफिशिएंट फंड है ना, पैसा नहीं मिलेगा, चेक बिकम डिसऑनर। नाउ द होल्डर ऑफ द चेक, मतलब स्टूडेंट, टीचर को क्या बोलेंगे, एक नोटिस सेंड करेंगे, इसलिए नहीं कि पेमेंट दीजिए, नहीं, इसलिए कि स्टूडेंट टीचर को वार्न करेंगे टुवर्ड्स हिज लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, आपकी लायबिलिटी बाय पेमेंट रिलीज या कैंसिलेशन थ्रू रिलीज नहीं हुई है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इधर आयो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हमने कहा जनाब एक बात बताओ, इस केस में अ पार्टी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी कैसे हुई? मैंने कहा बाय पेमेंट, या फिर मैंने कहा बाय कैंसिलेशन, यही तो हुआ। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हम इस क्वेश्चन में आए और हमने कहा यार एक बात बताओ,
बात बताओ, अगर चेक का पेमेंट बैंक ने नहीं किया तो चेक तो डिसऑनर हो गया। आपने कहा हाँ सर हो गया। मैंने कहा बेसिकली चेक कैंसिलेशन में चला गया। आपने कहा नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, चेक कैंसिलेशन में नहीं गया सर। सर चेक सिर्फ डिसऑनर हुआ है। हम आपको नोटिस सर्व करेंगे कि आपको ये पता रहे कि आपकी लाइबिलिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। यहाँ तक क्लियर ना? तो नोटिस देने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि डिमांड द पेमेंट, नहीं, समझो समझो समझो। ऑब्जेक्ट नॉट टू डिमांड द पेमेंट, पैसा मांगना नहीं है, वो तो आपको देना पड़ेगा, नहीं पैसा मांगना नहीं है। क्या है? बट टू वार्न द पार्टी नोटिफाइड ऑफ हिज लाइबिलिटी, है ना? क्या है? क्या है? हमका एक लाइन में नोटिफाइड द पार्टी लाइबिलिटी, सिर्फ आपको आपकी लाइबिलिटी याद दिलाना, भैया पैसा अभी मिला नहीं है। ये बात सबको समझ आएगी नहीं? मुझे जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, सबको ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? हमका नोटिस क्यों देना है? मैंने कहा उसकी लाइबिलिटी को उसको याद दिलाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। एक स्टेटमेंट और इसमें लेते हैं। बट इट विल बी हार्ड इफ ही वॉज कंपेल्ड टू लुक अप हिज मनी indefinitely if the date of payment passes by. The law allows him to assume that the instrument has been met in the ordinary course and he is no more liable to it unless he has in the meantime receive information of dishonor of the instrument. अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नोटिस नहीं मिलेगा, तो वो किस एजम्पशन पे चला जाएगा? इन द मीन टाइम, अगर डेट आ गई है मतलब मैंने पेमेंट कर दी है ना? आगे, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओमिशन टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू डिस्चार्ज ऑल पार्टीज हु आर इंटाइटल्ड टू सच नोटिस अनलेस द होल्डर गिव नोटिस ऑफ द डिसऑनर ही कैन नॉट इन्फोर्स हिज राइट्स अगेंस्ट द अदर पार्टी। मार्क माई वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नोटिस of dishonored, notice of dishonored, ध्यान से सुनना। नोटिस ऑफ डिसऑनर, पॉइंट नंबर 1, इफ सर्व, इफ सर्व, सर्व हटाओ, इफ गिवन, इफ गिवन तो पार्टीज आर स्टिल लाइबल, बस लाइबल रहेंगी। अगर नोटिस दिया गया है तो पार्टीज लाइबल रहेंगी। इफ नॉट गिवन, भाई साहब नोटिस ऑफ डिसऑनर अगर नहीं दिया गया, देन हमने कहा भाई साहब पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। जस्ट एज्यूम, मित्रों सोचो जरा, एक बड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपने क्वेश्चन को देखा है एंड यू फील लाइक यार इस पूरे क्वेश्चन यार ढूंढो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। आपको पढ़ते पढ़ते मिल गया नोटिस दिया है, बस ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लाइबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करेगी। बट पढ़ते पढ़ते मिला यार इसने तो नोटिस दिया ही नहीं, शिट। इफ नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट गिवन बाय द पार्टी इज नॉट एबल टू क्लेम द फंड एंड दैट्स इट। चैट बॉक्स में बताइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से ये कंसेप्ट माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सबको याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी बताओ। सभी को ये कंसेप्ट माइंड में सेट हो गया? अब कहीं से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना दे, यकीन माने आप इतना स्मार्टली क्वेश्चन हैंडल करने से कोई हिसाब नहीं, मस्त तरीके से, है ना? अब देखो हमारे बीच आ गए सर, अगर नोटिस के बाद भी नहीं दिया पैसा तो पहले आईसीआई को बता देना कि पहले ऐसा क्वेश्चन लिखो। आईसीआई को बताने कि ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओ जहां पर ये लिखा हो कि नोटिस सर्व्ड बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू पे द मनी, स्टिल दे फील लाइक दादागिरी, नहीं देंगे पैसा, क्या कर लोगे? वो आईसीआई को एक नोटिस, पहले आप एक नोटिस आईसीआई को सर्व करो कि क्वेश्चन ऐसा बनाओ जहां पे हमने नोटिस दी
लेकिन वो फिर भी पैसा नहीं दे रहे सर, अब क्या करें सर? है ना? अरे जैसे नमूनों वाली फौज है ये। जैसे कोई लोग क्या कर देते हैं बताऊं, जैसे हम अकाउंट पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बच्चों को मालूम हमने सिखाया कि यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इफ इन केस अगर पब्लिक हॉलीडे है, मान लो 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो बिफोर ड्यू डेट एक दिन पहले पेमेंट होती है। अगर ड्यू डेट 15 अगस्त बन रही है तो 14 अगस्त इज द ड्यू डेट। सिंपल है। इफ इन केस इमरजेंसी हॉलीडे है तो प्रोसीडिंग में आफ्टर जाता है कि मान लो 13 अगस्त को पेमेंट होनी थी तो वो होगी 14 अगस्त को। फिर बच्चा हमसे सवाल पूछता है, सर एक बात बताइए, मान लीजिए अगर ऐसा हो, मान लीजिए सर बस ऐसा हो कि 14 तारीख को, सुना सवाल सुनो बच्चे का, सवाल तो सुनो कि सर 14 तारीख को ड्यू डेट है और 14 तारीख को अगर प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो 14 अगस्त जो ड्यू डेट है उस दिन अगर डेथ हुई तो सर ये तो इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। मैंने कहा हाँ यार इमरजेंसी हॉलीडे है। क्या सर आप ये कहते हो कि इमरजेंसी हॉलीडे में प्रोसीडिंग जाएगी नेक्स्ट आफ्टर डेज जाएगी ना, आफ्टर ड्यू डेट जाएगी। सर 14 तारीख को पेमेंट तो कर नहीं सकते। मैंने कहा ठीक बात है। क्या फिर अगले दिन जाएगा? मैंने कहा यही बात ठीक है। तो अगले दिन कब जाएगा? मैंने कहा 15 अगस्त को। क्या सर लेकिन आप तो कहते हो 15 को पब्लिक हॉलीडे तो प्रीसीडिंग डेज लेते हैं, तो सर 15 वाली पेमेंट तो 14 तारीख को होनी चाहिए। सर अब कैसे होगा? क्या परमात्मा काम लग गया। हम्म, समझ रहे? तो कृपया करके बहुत फोकस के साथ प्रैक्टिकल इनफ रहे कि एग्जामिनेशन में जब कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा तो क्वेश्चन का कुछ एंड होगा, कुछ तो एंड होगा कि ये हुआ, इसमें ये हुआ। ये नहीं कि अगर ये हो गया फिर तो, फिर अगर ये हो गया तो फिर तो एंडलेस है ना क्वेश्चन। आओ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर स्टॉपेल? पार्टनर बाय स्टॉपेल याद आएगा? बच्चा कहता हाँ सर याद आया। हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बट ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, बट इफ ही रिप्रेजेंट himself as a partner then he is liable like a active partner। ये हमने समझा रखा था, पार्टनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। आओ प्रश्न पर चलते हैं मित्र। व्हाट एस्टॉपल एज क्रिएटेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब एक छोटे से वर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बन सकता है। आंसर कैसे करेंगे आओ चेक करते हैं, मजा भरपूर आएगा। सेक्शन 120 122 तक इसकी बात चलती है। Estoppel against maker, drawer and acceptor for honor of the drawer, no maker of a promissory note and no drawer of a bill of exchange or check and no acceptor of a, एक ही लाइन है, for the honor of the drawer shall in a suit thereon by a holder in due course be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn। होल्डर इन ड्यू कोर्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपको स्टॉपेल का एक ही मतलब पता है क्या? स्टॉपेल का सीधा मतलब है अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बट ही इज एक्चुअली नॉट द होल्डर, नॉट द ओनर। अगले पार्ट पर आओ। स्टॉपेल अगेंस्ट मेकर एंड एक्सेप्टर, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, रिकॉल करिए, याद रखेंगे वर्ड वही। टर्मिनोलॉजी चलूं क्या? ठहर जाओ, ठहर जाओ मित्र, ठहर जाओ, हम तुम्हें बताएंगे, चप्पा चप्पा बता डालेंगे। वाह 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 वाह। सिंपल टर्म में बता दूंगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन क्या है ना, लॉ की लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉपेल स्टॉपेल स्टॉपेल, लॉ के टर्म बता रहा हूं। स्टॉपेल, इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन कमिट अ फॉल्स क्लेम, अब इसको ऐसे समझना है ना, याद रहेगा, फॉल्स क्लेम। अब इसको वापस रीड करो। स्टॉपेल अगेंस्ट मेकर, ड्रॉर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉर। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये मेकर हैं, ये ड्रॉर हैं, ये चेक के ड्राफ्टर हैं, ये एक्सेप्टर है, तो क्या हो रहा है? एक फॉल्स क्लेम किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? फॉल्स क्लेम किया जा रहा है। तो सवाल बस इतना है, व्हाट इज स्टॉपेल? स्टॉपेल क्या है वो हमने बताया। स्टॉपेल अगेंस्ट मेकर एंड एक्सेप्टर चेक करो। नो मेकर ऑफ अ promissory नोट एंड नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल to order shall ensue thereon by a holder in due course
be permitted to deny the pay's capacity at the date of the note or bill to endorse the same। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर आपकी कोई ड्यू डेट पर आपकी कोई पेमेंट लगी है तो आपको करनी पड़ेगी। आप वहां पे ये नहीं बोल पाएंगे स्टॉपेल कि जनाब हम तो थे ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं सर, हमने बस ऐसे ही कह दिया था सर। ना ना ना, आपने कहा था, हाँ जी कहा तो था, बट हमको कुछ पता नहीं। नहीं सर, आपने कहा था अगर आपने कोई फॉल्स क्लेम करा है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, फॉर द सेम। अगला स्टेटमेंट लो, स्टॉपेल अगेंस्ट इंडोर्सर, आओ चेक करो। नो इंडोर्सर ऑफ अ negotiable instrument shall in a suit thereon by a subsequent holder be permitted to deny the signature or capacity to contract any prior party। किसी प्रायर पार्टी पर आप उस सूट को डिनाई नहीं कर पाओगे। क्यों? अगेन बात वही है, अगर आपने कोई फॉल्स क्लेम करा है, अ पर्सन कमिट अ फॉल्स क्लेम, दैट मीन्स स्टॉपल। अगर आपने कोई फॉल्स क्लेम करा ना, यू आर लाइबल फॉर द सेम। ये वर्ड दिमाग में रखना है, यू आर लाइबल फॉर द सेम। तो इससे क्या है कि आप बड़े सुकून से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं जनाब अगले प्रश्न की तरफ। अब थोड़ा सा तनिक सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाली फीलिंग ले लीजिए, है ना। आओ मेरे साथ, मजा आने वाला है भरपूर। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो हम कूद के खुश नहीं महसूस करने लगेंगे। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है, क्यों, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से, कंसेप्ट से, याद रखना। आओ चेक करते हैं फटाफट से, प्यार से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर वाई है, इश्यू अ चेक फॉर 10,000 टू मिस्टर जेड। हमने कहा ठीक है, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को चेक इश्यू किया। ओके, विच वॉज डिसऑनर्ड। ओए होए होए, ऐसे लिखो प्यार से मित्र, डिसऑनर 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 ऑफ चेक। क्या ये टॉपिक मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। अब पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाली। चलो, डिसऑनर बाय द बैंक बिकॉज वाई डिड नॉट हैव एनफ फंड। ओह, क्यों हुआ है डिसऑनर? मैंने कहा भाई साहब सफिशिएंट फंड नहीं था, इसलिए डिसऑन हो गया। अब सोचो उस एक कंसेप्ट से क्वेश्चन ड्राफ्ट है। आइए देखिए, आनंद लीजिए क्वेश्चन का। इन हिज अकाउंट एंड हैज नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ कर नहीं सकता था। एग्जामिन एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेदर मिस्टर वाई इज लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। इफ यस, मिस्टर वाई ने इश्यू करा है चेक, तो अभी पूछा रहा है क्या मिस्टर वाई लाइबल होंगे? पहला, इफ यस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच ऑफेंस, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई इश्यू अ चेक एज डोनेशन टू मिस्टर जेड? वाह जी वाह। तो हमें पहले बताना होगा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोविजन, है ना। इधर आइए, पहले क्या बताना होगा मित्र? हमने कहा कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन। चलो, डिसऑनर ऑफ चेक को बताएंगे फॉर इनसफिशिएंट। फटाफट से देखिए मेरे साथ, ऑफ फंड इन द अकाउंट, सेक्शन 138 यहां पर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी होगा। पढ़ते हैं आगे। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, पैसा देने के लिए, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेप्ट और अदर लाइबिलिटी। अगर हमने ये दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखें इसमें हमने कोई लाइबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करने के लिए होली डिस्चार्ज या पार्टली डिस्चार्ज करने के लिए कोई चेक दिया है, एक कंडीशन है ध्यान से। अ चेक गिवन एज गिफ्ट और डोनेशन और एज अ सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ अ मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन, कि मंदिर बनवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए, गुरुद्वारा बनवा दीजिए, चर्च बनवा दीजिए, समझ रहे हो। हमारी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन थी, हमने कहा कर लीजिए कोई बात नहीं, इसलिए हम आपको चेक दे रहे हैं। फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है, वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 138 में गिफ्ट, डोनेशन, मॉरल ऑब्लिगेशंस इंक्लूड, हाँ ठीक है, नहीं होती। अब आओ फटाफट से आओ। इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient। हमने कहा ठीक है। अब आओ, such person shall be deemed to have committed an offense। अगर ऐसा हुआ है तो उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। याद रखें सेक्शन 138 का एक्सेप्शन है
गिफ्ट, डोनेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन वाले चेक लाइबल नहीं होते। वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रेसमेंट, जेल होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 साल की जेल, विद अ फाइन विच एक्सटेंड टू, फाइन लगेगा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और या फिर बोथ। अरे तुमको समझा कि नहीं समझा? क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? इम्प्रेसमेंट का तात्पर्य है जेल होगी मित्र को 2 साल की, और चेक के अमाउंट का दुगना अमाउंट देना पड़ेगा, या फिर दोनों। किस केस में? अगर आपने किसी की लाइबिलिटी को, मतलब अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने की कोई चेक दिया है और उस आपके अकाउंट में उतना क्रेडिट बैलेंस, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो ऐसा होगा। कब कब ऐसा नहीं होगा? अगर आपने डोनेशन के टर्म में दिया है, गिफ्ट के टर्म में दिया है, मॉरल ऑब्लिगेशन के टर्म में दिया है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द इंस्टेंट केस, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊपर लिखा प्रोविजन, अब क्या लिखा? हमने कहा फैक्ट ऑफ द केस। कि क्या हुआ? मैंने कहा सिंस वाई चेक वाज डिसऑर्ड बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन हिज अकाउंट। पूरी क्वेश्चन की समरी, तो 2 साल की जेल होगी, जेल होगी। और चेक कितने का था मित्र? चेक कितने का था? 10,000 का था, तो क्या होगा? 20,000 रुपए एंड 20,000 का देना पड़ेगा उनको। आओ आओ आओ, कहाँ गया? हाँ, और 20,000 रुपए तक या दोनों उनको देना पड़ेगा। सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट क्या था? क्वेश्चन का पार्ट था सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ वाई शुड चेक एज अ डोनेशन? हमने कहा कुछ नहीं होगा। ये तो सेक्शन 138 का एक्सेप्शन है। पढ़ते हैं। A check given as a gift or donation or as to security or in discharge of a mere moral obligation or for an illegal consideration would be outside the purview of this section. Hence, why issue a check as a donation to Mr. Z? He shall not be liable under section 138. चैट बॉक्स में एक बार ईमानदारी से बताओ, ये वाला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था आपको बहुत ईज फील हुआ ना? अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। ईमानदारी से बताना, ये हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ, फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा। जब आपने वाला क्वेश्चन पढ़ा तो आपको ईज लगा ना कि इसमें तो कुछ नहीं था, डिसऑनर चेक की बात हुई, इनसफिशिएंट फंड था तो हो गया, और बाकी सेक्शन 138 के अंडर में गिफ्ट, डोनेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन आते नहीं है, तो कोई लाइबिलिटी क्लेम नहीं होगी। इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड 2 ईयर्स इम्प्रेसमेंट, 2 साल की जेल, एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, चेक के अमाउंट का दुगना, और बोथ या दोनों देना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। अब मैं आपकी बात बताऊं, बताऊं अब बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन पढ़ते साथ आपको एकदम एकदम से लगा, स्पाइक हुआ कि अरे ये तो बहुत इजी है। सर आपको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये आपके मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, पीवाईक्यूसी क्वेश्चन का बेस मॉडल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, और जो अगर आपने कोई भी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू से क्वेश्चन लगाए हैं, वो हू बहू क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो फील लाइक कि इसलिए आपको ऐसा लगा। बाकी प्रीवियस जितने क्वेश्चन करा रहा था वो क्वेश्चंस किसी टॉपिक, किसी वर्ड, किसी इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड थे, तो आपको लग रहा था भाई ये क्या है, अरे भाई ये क्या है। दैट्स हाउ योर माइंड वर्क, कि जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं, उन पे हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि देखा इसमें तो कुछ है ही नहीं, और जैसे नई चीज आई ये क्या है। मॉरल ऑफ द स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन में आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअल में नए ही होते हैं, इधर अकाउंट और बिजनेस लॉ। अकाउंट में 2-3 एडजस्टमेंट नहीं बना दी जाती है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। बिजनेस लॉ में नए हेडिंग्स, नए वर्ड से, जैसे स्टॉपल से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, जैसे पार्ट 1 में हमने जो चीज कराई, नए वर्ड से पूरा पूरा क्वेश्चन ही नया बन गया। और अगर आपने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं करा है, हालांकि आपको मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ तो आपने सब करा हुआ है, अपन कुछ नहीं छोड़ रहे, यही हकीकत है सच में, है ना? यू आर लाइक कि भाई साहब आग लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं सेक्शन 76 का। आइए प्लीज मेरे साथ आइए, सेक्शन 76। भाई भाई यार मजा ही आ रहा, सही बता रहा हूँ। मतलब आप समझो, हम जिस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, थर्ड ऐसा डिटेल कंसेप्चुअल रिवीजन में घुसे हुए हैं, बड़ा सब है। आई से मॉडल एग्जांपल्स भी करें।
अब हमने उनसे क्या नए क्वेश्चन बन सकते, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आप वो भी कर रहे हो। अब उसे बचा कुचा हमने MTP RTP PYQ के बेस मॉडल क्वेश्चन को भी पिक कर लिया। आओ जरा सेक्शन 76 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये रहा, कृपया ध्यान दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? मैंने आपको एक बात बोली कि भाई साहब आप याद रखें, अगर प्रॉब्लम नोट एट साइट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी का है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसऑनर ऑफ चेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ना है ना यार। आओ, प्रॉमिस नोट्स पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर पेमेंट। पेमेंट ही आना चाहिए। अंडर विच सिनेरियोज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। कह रहे हैं जनाब एक बात बताओ, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, इसके सिनेरियोज क्या है? आगे बढ़ते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट अगेन अगर किसी बच्चे ने इससे पहले इस क्वेश्चन को नहीं लगाया है, यकीन माने आपकी अंतरात्मा आपको बता भी रही होगी इसमें लिखेंगे क्या ये वाली फीलिंग। आओ देखते हैं। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्रॉमिस नोट्स पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट अगर है, मस्ट बी तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा टू द मेकर, किस लिए? फॉर पेमेंट, भैया पैसे दे दो। अंडर विच सिनेरियोज, ऐसे कौन से सिनेरियोज होंगे जहां पर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट, प्रेजेंट नहीं करना है, ऐसे सिनेरियोज क्या होंगे? एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए फॉर प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट के केस में तो हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेस बनाना है, आंसर बताना है। मैंने कहा ध्यान दो, मजा आएगा मजा आएगा। सेक्शन 76 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मित्र ध्यान दोगे? ध्यान से देखना है ना, बार बार ना पढ़ना पड़े, इसलिए सेम पेस में सेम स्पीड में समय लगाकर सुनना है, समझना है, और आफ्टर द सेशन समय लगाकर सेम स्पीड में सेम पेस में ICAI मॉड्यूल की रीडिंग करनी है। दिस इज योर ड्यूटी। और सही तरीके से कर रहे हैं, 1 गो में एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। 1.5x 2x कर रहे हैं तो एक अटेम्प्ट, फिर जितना समय बचाएंगे उधर उतना समय लगाएंगे, इसको प्रोसेस करने का समय जरूर दीजिए सो दैट ये रिटेन कर पाए। आ जाओ, पहला कह रहा है यार कि प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। कब? हमने कहा पॉइंट नंबर 1, इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर, तीनों किस केस में बात हो रही है? ड्रॉ ड्रॉई क्या बोल रहा हूँ, बिल सफिशिएंट प्रोमिनेंस और चेक के केस में बात हो रही है। इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर उन्होंने इंटेंशनली प्रिवेंट रोका है प्रेजेंटमेंट को, दूसरे पर आओ। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्लोज सच प्लेस, शटर बंद करके अंदर बैठे हैं, शटर उठा दिया तो पैसा देना पड़ेगा। शटर आज बिजनेस बंद है, फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे, कहते बिजनेस बंद है। इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हो आप। तीसरे पर आओ। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम other specified place, neither he nor any person authorized to pay it attend at such place during the usual business hour, और कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। If the instrument not being payable at any specified place, he cannot after due search be found, आपको कोई प्लेस बताए लेकिन आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, जगह घूम याद था रहे जैसे ना कोई, आपको जगह ही नहीं मिल रही, टाइम नहीं पता चल रहा, बिजनेस आवर्स पे बिजनेस आवर्स पे बिजनेस प्लेस बंद है, तो आपको प्रिवेंट करा जा रहा है कि भाई साहब आप अपना इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। बी, एज अगेंस्ट एनी पार्टी आउट टू बी चार्ज देयर विथ इफ ही हैज engaged to pay notwithstanding non-presentment, अगला केस ये भी चल रहा है। तीसरे पर आओ। एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी विद नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, इंस्ट्रूमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, उसकी नॉलेज में है। कौन कौन सी कंडीशन है चेक करो। पॉइंट नंबर 1, ही मेक अ पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट,
और promises to pay the amount due thereon in whole और part promise करा है, इधर part payment है, इधर promise करा है, otherwise waive his right to take advantage of any default in presentment for payment। जो उसके पास राइट्स हैं कि अगर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कुछ कमी आती है तो वेव ऑफ। और जैसे मैंने कहा याद करो, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इसमें रिकॉल करो कि अगर गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स है, नाउ बायर हैज ऑप्शन टू वेव ऑफ, कि अगर कोई गुड्स खराब मिला है, उसका पार्ट कुछ खराब मिला है, तो बायर के पास ये ऑप्शन है कि उसको वेव कर दे कि ठीक है कोई बात नहीं, और गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट ना करे। तो जितने गुड्स को एक्सेप्ट करता था टुवर्ड्स द लायबिलिटी उतना पेमेंट करना पड़ता था। तो ये बात यहाँ पर भी हो रही है कि प्रेजेंटमेंट हुआ, उसमें उसने बिल प्रेजेंट किया, चेक प्रेजेंट किया, नोट्स प्रेजेंट किया, उसमें कोई डिफेक्ट है, कुछ तो डिफॉल्ट है, और अगर हम इसको वेव कर दें, समाप्त कर दें, छोड़ दें, इट्स ओके, रिलीज कर दें, इस केस में प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला, एज अगेंस्ट द ड्रॉर इफ द ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। शॉर्ट सिंपल करते हैं। प्रश्न से हमसे इतना पूछा कि भाई साहब जरा इतना सा बता दीजिए, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी कब? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी कब? मैंने कहा कब? इफ द मेकर ड्रॉ एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट। अगर ये इंटेंशनली रोक दे तो नहीं है। कैसे रोकेंगे? मैंने कहा बिजनेस आवर्स में बिजनेस प्लेस बंद है ना, तुम समझ रहे हो। जैसे ये ठीक वैसा है कि तुम चेक लेके गए, ध्यान सुनना, तुम चेक लेके गए बैंक, बड़ा अमाउंट का चेक था, बहुत तगड़ा चेक था, तुम बैंक लेके पहुंचे, बैंक वाले तुमने पहले फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और आप प्लीज का पेमेंट आज रिलीज कर दीजिएगा। बैंक वाले सेटर ही बंद कर दिया, कहे भागो, सारा पैसा तो वही निकाल के लेके चले जाएंगे, सीटीसी वाले आ रहे हैं है ना, वो अपना अकाउंट खाली कर देंगे, हमारे यहाँ फंड क्या बचेगा। अरे क्या जलवे तुम्हारे। उन्होंने बिजनेस आवर्स में, मतलब वर्किंग डेज में सेटर बंद कर रखा है, बैंक बंद है आज, और बाहर टांग दिया बैंक आज बंद है। अरे ऐसा सच में होता है क्या? हाँ हो सकता है, तुम पे पैसे हो बस तकड़े, ठीक है। वेरी सिंपल पॉइंट है ना। तो पहला जो ड्रॉर है, मेकर एक्सेप्टर है, वो प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटमेंट के लिए। अगर वो खुद ही रोक रहा है, बिजनेस आवर्स में बिजनेस प्लेस बंद है, या फिर जो प्लेस डिसाइड हुआ है उस प्लेस पे आप अवेलेबल नहीं हो, या फिर कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो पर्सन है वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, फिर भी उसको प्लेस नहीं मिल रहा है कि भैया को पेमेंट करें कहाँ, भैया की एक्सेप्टेंस ले कहाँ। इस केस में भी पॉसिबल है। दूसरा, इफ एज अगेंस्ट एनी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी है, चार्ज देयर विथ इफ ही हैज इंगेज टू पे नॉट स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। अगर खुद कह रही कि नहीं नॉन प्रेजेंटमेंट चलेगा, प्रेजेंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो पार्टी खुद से बोली तो अगेन प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी। चलिए एक प्रश्न पे और आते हैं। वाह वाह वाह, कृपया ध्यान दीजिएगा। ICAI का सबसे पसंदीदा दमाद टाइप क्वेश्चन है ये, उनको बहुत पसंद है क्वेश्चन। मतलब इंस्टीट्यूट को पता नहीं ऐसा क्या है कि वो 4-5 नाम घुसाते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे के बुद्धि के साथ हम खेल लेंगे। मैंने कहा बच्चा हमारा है, CTC क्लासेस का सवाल ही नहीं खेल पाओ, और दिखाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना, मजा आएगा। आ जाओ, बहुत प्यार से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आंसर द फॉलोइंग इन द गिवन सिनेरियो। हमने कहा चलो चेक करते हैं। अमन ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल किया बबन पर, ध्यान देते चलना। हु इज अमन? हमने कहा ड्रॉर। हु इज बबन? हमने कहा ड्रॉई। ध्यान देते चलो, बस आगे बढ़ते। हु एक्सेप्टेड पेबल टू मगन, किसको पे करना है? मैंने कहा जी किसको करना है? हमने कहा जी मगन। आगे, और ऑर्डर या मगन जिसको बोलेंगे, आगे बढ़ो। मगन इंडोर्स द बिल टू गगन, मगन ने किसको इंडोर्स कर दिया? मैंने कहा जी गगन को। ध्यान देते चलना, इन्होंने बिल लिखा, इन्होंने एक्सेप्ट करा, ठीक। ये कह रहे हैं कि यार हमको पेमेंट करना है, इनको, इन्होंने उठा के पेमेंट कर दिया इनको। आगे बढ़ते हैं। गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश, वेरी वेल डन। गगन ने क्या कर दिया? हमने कहा जी गगन ने बिल उठाया, आकाश को दे दिया। ठीक वैसा है, हमारे ड्यूज इनके खिलाफ, इनकी ड्यूज इनके लिए, इनकी ड्यूज, तब वो बिल घुमाए जा रहे हैं। आगे बढ़ो। आकाश
to be delivered to him on the next day. Gagan endorsed the bill to Akash to be delivered to him on the next day. Next day पकड़ लो. However, on the death of Gagan, on the same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash. गगन भैया नहीं रहे तो इनके प्लेस पे कौन आ गया? गगन सन अंकित. इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी का केस है. आ गया हूं. अंकित कहाँ गया? अंकित डिलीवर द बिल टू आकाश. अंकित ने बिल आकाश को दिया. ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय हिज डिसीज्ड फादर. ऑन प्रेजेंटिंग द बिल. हाँ जी, प्रेजेंटमेंट आ गया है. और ठहर जा. प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट. बबन भाई समझो समझो समझो. डॉर ने ड्रॉई पर बिल लिखा. अब वो बिल उठा के इनको दिया, इन्होंने उठा के इनको दिया, इन्होंने इनको दिया. पैसा किसको देना है? हु इज लाइबल? पैसा देने वाला कौन? मैंने कहा बबन. सर बबन क्यों लाइबल है? मैंने कहा बात बताओ. जब इन्होंने बिल ड्राफ्ट करा तो बिल पर एक्सेप्टेंस किसने दी है इनिशियली? मैंने कहा सर एक्सेप्टेंस तो बबन ने दी है, तो बबन इज लाइबल, है ना. अब आओ ऑन द ड्यू डेट. अब ड्यू डेट पे बबन रिफ्यूज टू पे. बबन कह रहे पैसा ना देंगे. इतने लोगों में थोड़ी गेम होता है. ओ शिट माइक. अरे एक सेकंड यार. अल्लाह ठीक हो तुम? आओ आओ आओ. हाँ, बबन रिफ्यूज टू पे ऑन ड्यू डेट. बबन कह रहे इतने लोग को पैसा देना है, हम ना देंगे पैसा. बबन रिफ्यूज. आओ जी आओ. क्या कर रहे हैं बबन? बबन नालायक है. अब आओ इधर. बबन रिफ्यूज टू पे. अगर पे कर ही देते तो क्वेश्चन काहे बनता? नहीं देने तभी दिक्कत है. रिफ्यूज टू पे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस. हाँ जी, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. तो हमें पहले इसको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिफाइन करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. फिर आगे डिसाइड वेदर आकाश कैन इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल. आकाश जिनको फाइनल पेमेंट लेना है बिल अगेंस्ट बबन और द प्रीवियस पार्टी. की बबन से पैसा लिए, उनसे पहले से किससे पैसा ले. मैंने कहा जाओ. पहला क्या बताना है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. ध्यान से सुनिएगा बात, समझिएगा बात. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इज अ कंसेप्ट. क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं दोस्त? बताओ जरा. क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? फर्क नहीं पड़ता. डायरेक्ट नेचर क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. एक ही बात समझाते समझाते मुझे बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि ये बात इंटरनेट पे कोई नहीं कर रहा. इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं 100 क्वेश्चन लगा लो तुम क्वालिफाई, 120 क्वेश्चन लगा लो तुम क्वालिफाई, 150 क्वेश्चन लगा लो तुम क्वालिफाई, मैं 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा तुम क्वालिफाई. और तुमको मतलब इंटरनेट या बच्चों को लग रहा है कि अब तो हम क्वालिफाई. हमने कहा ना 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 ना, क्वेश्चन लग से क्वेश्चन नहीं बनते. फिर से क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनते. क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्ट से. जैसे इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इज द कंसेप्ट, है ना. यहां पर क्या है क्या है क्या है क्या है मित्र? यहां पर कंसेप्ट क्या है? इसी बात को प्रूव करेंगे. कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी. और अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया, एक बात समझो ना, इसको रिकॉल करो. आप किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हमने कहा प्रोविजन. प्रोविजन क्या है? एक पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट. बच्चा सुन के राजी नहीं. बच्चा कहता नहीं हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम वही पढ़ेंगे. हमने कहा तुम फेल हो जाओगे. तो क्या करना है? हमें समझना है. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी का कंसेप्ट. कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट में ही क्रक्स लिखा होगा, उसी को बेस बनाएंगे, आंसर ड्राफ्ट कर देंगे. जैसे सेक्शन 138 में बात बताई गई, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बात बताई गई कि डिसऑनर ऑफ चेक इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड, उसका एक एक्सेप्शन दिया गया. भाई नॉर्मल केस में बोला गया 2 साल की जेल, डबल द अमाउंट ऑफ द चेक, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक. ये तो बताया गया ना कि अगर इनसफिशिएंट फंड है तो 2 साल की जेल होगी जिसका भी ड्यू है, और 2 साल की जेल और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और बोथ. ये वहां से कंसेप्ट आया. साथ में कंसेप्ट और क्या? एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 138. क्या बोला गया कि अगर चेक दिया गया एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन, एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, तो उस पर ये सब कुछ नहीं होगा. ये हमें कंसेप्ट दिया गया. अब क्वेश्चन बन रहा है, हमने कहा उसको अप्लाई करो, आंसर लग जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी आओ चेक करते हैं.
चलो चलो, अब तुम्हें मजा आएगा। सेक्शन 46 में है ना, हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी पढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग द नेगोशिएशन। भाई आप, मैंने चेक लिखा, चेक को ड्रॉर में रख लिया, चेक की डिलीवरी हुई? मैंने कहा नहीं। मैंने बिल ऑफ एक्शन ड्राफ्ट करा, तुमको दो, तुम एक्सेप्टेंस दो जब तो बात बनेगी। तुम प्रॉमिस नोट्स लिख रहे हो, मुझको दो जब तो बात बनेगी। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट, ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल। बढ़ो आगे जरा। अगर निगोशिएशन करना है, उसके इफेक्ट को देखना है, तो डिलीवरी एसेंशियल है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरी होनी चाहिए। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू whom it is delivered. The delivery can be, डिलीवरी कैसी हो सकती है? मैंने कहा एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। क्या डिलीवरी मैंने पढ़ा है? हाँ, आगे बढ़ो। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंज द हैंड फिजिकली। ये लो चेक गया चेक। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसी? एजेंट के थ्रू पहुंचा देंगे। डिलीवरी टेक प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for a special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to a holder in due course. अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, who possessed, जिसके पास पोजीशन है, ट्रू सेंस में है, फॉर कंसिडरेशन है, याद आ रहा है? पोजीशन है, ट्रू सेंस में है, फॉर कंसिडरेशन, इन गुड फेथ, सब कुछ है, तो वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर हमने उसको दिया भी है तो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी अनटिल अनलेस उसको मेंशन किया जाए। थोड़ा और आगे बढ़िए, आइए आइए आइए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट until डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट। ध्यान दो, डिलीवरी अगर इनकम्प्लीट है एंड रिवोकेबल है, डिलीवरी इज एसेंशियल not only at the time of negotiable but also at the time of making or drawing of negotiable instrument. The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो राइट्स ट्रांसफर नहीं हुए। आसान शब्दों में, मैंने चेक लिखा, आपको डिलीवर नहीं किया, आपके नाम का लिखा है, भैया जाएंगे आज पैसा ले लेंगे, लेकिन अपने ड्रॉर में रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया, तो राइट्स कहाँ ट्रांसफर हुए? उस चेक से आपको पैसे मिलेंगे? सर मिलने तो चाहिए थे। मैंने कहा रखा हमारे ड्रॉर में है। हाँ सर, फिर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तो डिलीवरी इज एसेंशियल ना, चेक डिलीवर करूंगा तब तो राइट से डिलीवर होंगे। आगे बढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ अ पर्सन मेक द इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड, डिलीवर नहीं किया, टू द इंडोर्सी, द इंडोर्सर डाइज, अगर इंडोर्सर की डेथ होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंकित था वहां पर, याद करो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट निगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी, वो निगोशिएट नहीं कर सकता, सेक्शन 57 में बोला गया। अब हमारे क्वेश्चन के अंडर में आइए हमारे क्वेश्चन के अंडर में गगन, जो मेन पर्सन, उसकी डेथ होती है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इज, हमने कहा ये अंकित कौन है, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये निगोशिएट नहीं कर सकता। साफ शब्दों में बोला गया, फिर से पढ़ लो, आओ फिर से पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो, कहाँ गया? If a person make the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorsed dies, the legal representative of the deceased person cannot, legal representative of the deceased person cannot negotiate, ये negotiate नहीं कर सकता। मामला सेट है, समझ आ गया? अब आओ, इन द इंस्टेंट केस क्या करेंगे सर? मैंने कहा फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे सर, हेंस मतलब कंक्लूजन लिखेंगे। तो पहले फैक्ट देखें, फैक्ट में समरी है। इन द इंस्टेंट केस अंकित 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 द ओनली सन ऑफ गगन डिलीवर्ड द बिल टू आकाश ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय हिज डिसीज्ड फादर, मतलब गगन, विच इज, मित्रों मित्रों समझ आ रहा है क्या, नॉट वैलिड। यही बात तो यहाँ लिखी है, यही बात तो लिखी है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन कैन नॉट निगोशिएट। हाउ अंकित निगोशिएट द बिल, हाउ अंकित निगोशिएट द बिल टू आकाश, कैसे कर सकते हैं, इधर आओ ना। ये कहाँ गया अंकित, अंकित अंकित, ये हाउ अंकित निगोशिएट द बिल टू आकाश, अंकित आकाश को बिल निगोशिएट कैसे कर सकते हैं, तो कर ही नहीं सकते, राइट्स ही नहीं इनके पास। और अगर ये निगोशिएट नहीं कर सकते, अब आओ कंक्लूजन पे, आकाश कैन नॉट enforce the payment of the bill against Baban or the previous parties, and that's how Negotiable Instrument Act 1881 now fully conceptually detailed revision is completed.